जी हिंद स्टूडेंट नमस्कार। तो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं टॉप 100 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस स्टूडेंट, जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी स्टूडेंटों का एग्जाम है 2, 3, 4 जुलाई को साथियों, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से घोल कर पी लेना। मैं तो ये कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जिन किसी क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है कमेंट में जरूर बताना। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। किसने? एजी टांसले ने किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न परिस्थितियों तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा एक इनमें से कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, धान का खेत जो है कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, धान का खेत। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस स्तर पर होती है? खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो आपकी उत्पादक पर होती है। ए राइट आंसर होगा, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? परिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा है उसे किसने प्रस्तुत किया था? तो परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया था। किसने? चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया था। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% का नियम जो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है किसने दिया था? 10% का नियम ऊर्जा प्रवाह से जो संबंधित है किसने दिया था? तो यह नियम आपका लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन ने दिया था। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है अजैविक घटक नहीं है? तो सूक्ष्म जीव जो है अजैविक घटक नहीं है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है जो पर्यावरण प्रदूषण के भी अच्छे सूचक हैं? लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है जो पर्यावरण प्रदूषण के भी अच्छे सूचक हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे सभी स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब होने वाला है सी, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है पर्यावरण प्रदूषण के भी अच्छे सूचक हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक जो है किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक जो है लाइकेन को माना जाता है। किसे? लाइकेन को माना जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। स्टूडेंट इस चैनल पर हम आपको हिंदी, जीके, जीएस की भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज करा रहे हैं जो सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं। जीके, जीएस की क्लास को भी आप देख सकते हैं, और हिंदी की क्लास भी कराई है स्टूडेंट, वर्णमाला और हिंदी व्याकरण की टॉप क्लासेज को कराया है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं, जो यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी साथियों ने नहीं देखी जाकर जरूर देखें, हिंदी सीरीज के नाम से पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है? अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है स्टूडेंट? तो पीएच मान लगभग जो होता है 5.6 से कम होता है। कितना है? 5.6 से कम होता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा स्टूडेंट, बी राइट आंसर होगा। इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चंस में लाया हूँ। इसकी फ्री पीडीएफ स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेगी? क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें स्टूडेंट, और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन का जो तात्पर्य होता है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर विषैले रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में कार्बनिक कचरे की अधिकता से किसकी मांग बढ़ जाती है? जल में कार्बनिक कचरा अगर है तो किसकी अधिकता है, तो किसकी मांग बढ़ जाती है? तो इसमें जो मांग बढ़ती है वो आपकी बीओडी
की मांग बढ़ जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, बीओडी। ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रदूषण से संबंधित है? यूट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यूट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो आपके जल प्रदूषण से संबंधित है। किससे है? जल प्रदूषण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में जो त्रासदी हुई थी 1984 में, 1984 में? तो यहाँ पर जो गैस का जो रिसाव हुआ था वो आपकी गैस थी, आपको याद रखना है, मीथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुओं में कौन सा अत्यंत विषैला धातु प्रदूषक पाया जाता है? अत्यंत विषैला धातु प्रदूषक स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो वो आपका सीसा, लेड, सीसा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सीसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट का उपयोग होता है। किसका? डॉप्सन यूनिट। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल में ओजोन के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? समताप मंडल में ओजोन के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी राइट आंसर होगा। CFCS जो है यहाँ पर उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह जो प्रभावी हुआ था 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। कब? 1989 में यह प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है स्टूडेंट। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कौन से सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी? तो यह जो उत्पन्न हुई थी वो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एजेंडा 21 का संबंध है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किस रिपोर्ट में किया गया था? सतत विकास शब्द का प्रयोग जो है पहली बार कौन सी रिपोर्ट में किया गया था? तो पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। किसमें? ब्रंटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू हुआ था। कब? 1986 में, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में पारित हुआ था 1972 में। कब? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में पारित हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके चांस बनते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है स्टूडेंट भारत में 1980 में पारित हुआ था। कब? 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है भारत में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 28, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम भारत में कब बनाया गया था? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है भारत में कब बनाया गया था? तो इस अधिनियम को भारत में 1974 में बनाया गया था, 1974 में बनाया गया था जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम, याद रखेंगे। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है कौन माने जाते हैं? चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं स्टूडेंट वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ये उत्तराखंड में हुआ था और वनों की कटाई के लिए हुआ था। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था? तो वनों की कटाई को लेकर हुआ था। चिपको आंदोलन का मतलब है जो वहाँ के व्यक्ति थे वो वनों को कटाई को रोक रहे थे, पेड़ों की कटाई को, तो वो पेड़ों से चिपक रहे थे, पेड़ों को पकड़ ले रहे थे और चिपक रहे थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में वन संरक्षण के लिए चलाया गया एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? एपिको आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो एपिको आंदोलन जो है वो आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से वो आपका मेधा पाटकर ने किया। किसने किया? मेधा पाटकर ने किया। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के जल पुरुष के, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसे? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्डमैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत के वर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो आपके सलीम अली प्रसिद्ध हैं। कौन है? सलीम अली। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है वो किसको दी गई है? वो आपके कैलाश साखला को कहा जाता है। किसे? कैलाश साखला को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? विश्व पर्यावरण जो दिवस है पहली बार किस वर्ष को मनाया गया था? तो पहली वर्ष जो मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस वो आपका 1974 में मनाया गया था। कब? 1974 में मनाया गया था पहली बार। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चन देखिए फटाफट। उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, वीडियो को लाइक कर दें। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं लाइक करेंगे तब सबका बटन दबाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे 22 अप्रैल, 22 मई और 22 मार्च है। विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन 1971 का संबंध किसके संरक्षण से है? रामसर सम्मेलन 1971 का जो संबंध है किसके संरक्षण से है? तो इसका संबंध, इसका जो संरक्षण है स्टूडेंट वो आपका आर्द्रभूमि के संरक्षण से है। किससे? आर्द्रभूमियों के संरक्षण से है 1971 का रामसर सम्मेलन का संबंध है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है जो रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है? तो सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है भारत में जो रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है वो आपकी सुंदरबन है। कौन सी है? सुंदरबन आर्द्रभूमि है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक है जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक है वो आपकी IUCN के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। IUCN के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। रेड डाटा बुक में गुलाबी पृष्ठ क्या दर्शाते हैं? रेड डाटा बुक में जो गुलाबी पृष्ठ दर्शाते हैं वो आपके गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां दर्शाते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को
पिंक पृष्ठ दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IUCN का जो मुख्यालय है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो स्थित है वो आपका कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक जानवर कौन सा है? इसका प्रतीक जानवर जो है स्टूडेंट वो है विशाल पांडा है। क्या है? विशाल पांडा, गेंट पांडा भी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, विशाल पांडा जो है इसका प्रतीक जानवर है WWF का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो आपकी 1973 में हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो भारत में शुरू किया गया था वो भी आपका स्टूडेंट 2002 में शुरू किया गया था। कब किया गया था फटाफट से बताएंगे? नहीं, इसकी शुरुआत आपकी 1992 में हुई थी। 1992 में शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत में कब शुरू किया गया था? हिम तेंदुआ परियोजना जो है भारत में कब शुरू की गई थी? तो हिम तेंदुआ जो परियोजना है भारत में वो आपकी 2009 में शुरू हुई थी। कब? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट वल्चर का मुख्य कारण किस दवा से होने वाली मृत्यु थी? किस दवा से होने वाली मृत्यु थी? तो इसी जो थी वो आपकी डिक्लोफेनेक दवा से होने वाली मृत्यु थी। डिक्लोफेनेक। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने विकसित की थी? जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो आपकी किसने विकसित की थी? वह आपकी नॉर्मन मायर्स ने विकसित की थी। किसने? नॉर्मन मायर्स ने इसे विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? तो भारत में जो है स्टूडेंट वो आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कितने? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला जो है भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी गई है? तो उसे विलुप्त माना जाता है उस प्रजाति को। अगर वह कितने वर्षों से नहीं देखी गई हो तो स्टूडेंट वो आपकी 50 वर्षों से अगर अपने आवास में नहीं देखी गई है तो उस प्रजाति को जो है विलुप्त माना जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की किस विधि के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह जो आते हैं स्टूडेंट वो आपके इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान किस प्रकार के संरक्षण के उदाहरण हैं? चिड़ियाघर और जो वनस्पति उद्यान है वो स्टूडेंट आपके जो है XC2 संरक्षण के उदाहरण है। X2C2 जो है संरक्षण के उदाहरण है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये स्टूडेंट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट हैली राष्ट्रीय उद्यान भी जिसे कहते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये सभी को पता होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग नेशनल पार्क तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? केइबुल लामजाओ जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मणिपुर में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मणिपुर में स्थित है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? एशियाई शेरों का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास है वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है वो आपका केरल में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर है? केरल में। हंगुल कश्मीरी स्टैग के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? हंगुल के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो आपको याद रखना है वो आपका हेमिस लद्दाख में है। कहाँ पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस प्रजाति के कछुओं के सामूहिक घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है? गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। तो स्टूडेंट जो है ये प्रसिद्ध है वो आपका ऑलिव रिडले कछुओं की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के लिए जाने जाते हैं? सुंदरबन मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के लिए जाने जाते हैं? सुंदरबन जो है, तो सुंदरबन है स्टूडेंट वो आपके मैंग्रोव वन के रूप से जाने जाते हैं। किसे? मैंग्रोव वन के रूप में जाने जाते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वनस्पति है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवाल भित्तियां किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं? प्रवाल भित्तियां जो हैं स्टूडेंट वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग समुद्री जल के तापमान में वृद्धि के लिए जो है संवेदनशील होते हैं। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वृक्ष पर्यावरण का आतंकवाद या पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक भूजल सोखता है? कौन सा वृक्ष है ऐसा जो पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो वह वृक्ष जो है वो आपका यूकेलिप्टस है, सफेदा भी जिसे कहते हैं देसी भाषा में। ये सबसे अधिक जो है जल को सोखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइवैक नामक बीमारी जो वनों के सूखने का कारण बनती है मुख्य रूप से किस प्रदूषण के कारण होती है? डाइवैक बीमारी जिसके कारण वन जो है सूख जाते हैं। तो स्टूडेंट ये है अम्लीय वर्षा के कारण होती है। बी राइट आंसर होगा, यह बीमारी अम्लीय वर्षा के कारण होती है। ऊर्जा के पिरामिड की क्या विशेषता है? ऊर्जा के पिरामिड की जो विशेषता है यह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, यह इसकी विशेषता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या महत्व है? कीस्टोन प्रजाति का क्या महत्व है एक पारिस्थितिकी तंत्र में? ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की जो इकाई है वो ग्लोबल हेक्टेयर है। कौन सी है? ग्लोबल हेक्टेयर है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन सिंक के रूप में प्रकृति में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कार्बन सिंक के रूप में प्रकृति में सबसे बड़ा जो योगदान है वो महासागर का है। महासागर का है। सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा एक जो है नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय जो संसाधन है सौर ऊर्जा है। डी राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या प्रभाव वायुमंडल में पड़ता है? तो वायुमंडल में जो प्रभाव पड़ता है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंध की वह विधि जिसमें कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो इसे आपको पायोरोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पायोरोलिसिस कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ का उपयोग किया जाता है। सी राइट आंसर होगा, केंचुआ का उपयोग किया जाता है। ई कचरे के मुख्य रूप से कौन से हानिकारक भारी धातु पर्यावरण में मिलते हैं? ई कचरे से जल्दी से बताएंगे कौन से हानिकारक मिलते हैं? तो सीसा और कैडमियम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सीसा और कैडमियम। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनजी को इको फ्रेंडली क्यों माना जाता है? सीएनजी को जो है इको फ्रेंडली क्यों माना जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है, इसलिए। बी राइट आंसर होगा। जेट्रोफा पोंगामिया और सूरजमुखी का उपयोग मुख्य रूप से किस पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है? किस पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो आपका बायोडीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बायोडीजल।
बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन गैस पाई जाती है, सभी को पता होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी जैविक तरीका क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी जैविक तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी जैविक तरीका जो है समोच्च जुताई और वृक्षारोपण, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनती हैं, किससे बनती हैं? पॉलीथीन की जो थैलियां होती हैं वो किससे बनती हैं? वह पॉलीमार से बनती हैं, इसलिए इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न होते हैं? फ्लाई ऐश नामक जो प्रदूषक हैं वो मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होते हैं, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। BOD5 परीक्षण में जल के नमूने को कितने दिनों तक रखा जाता है? BOD5 परीक्षण में जल के नमूनों को जो है रखा जाता है वो 5 दिन तक रखा जाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 दिनों तक रखा जाता है। समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? समुद्री प्रदूषण का जो मुख्य कारण है औद्योगिक अपवृष्टि, तेल रिसाव, कृषि अपवाह, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अप्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोसोल क्या है? एरोसोल क्या होता है? एरोसोल जो है स्टूडेंट याद रखेंगे वो आपका वायु में निलंबित ठोस या तरल कण है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विलेक लंग बीमारी आमतौर पर किन श्रमिकों में पाई जाती है? विलेक लंग बीमारी जो है आमतौर पर वो आपकी कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फ्लोराइड प्रदूषण जो है मानव शरीर के मुख्य रूप से स्टूडेंट यह आपके दांत और हृदय को प्रभावित करता है, दांत और हड्डियों को, सॉरी बी राइट आंसर होगा, दांत और हड्डियों को प्रभावित करता है। स्लैश एंड वन कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्लैश एंड वर्ण कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है निर्वनीकरण और वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? निर्वनीकरण और वायु प्रदूषण होता है, बी सही जवाब होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? तो वह आपका जिम कॉर्बेट है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वो आपका नागपुर में है। कहाँ स्थित है? नागपुर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून, याद रखेंगे। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज पहली बार किस वर्ष की गई थी? तो पहली बार इसकी खोज जो है 1985 में की गई थी, 1985 में इसकी खोज की गई थी। इको मार्क प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? इको मार्क जो प्रतीक चिन्ह है मिट्टी का घड़ा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट, सीसा रहित पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल विकल्प जो है MTI है। क्या है? MTI, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। कब? 2003 में। नेक्स्ट देखिए, अंतिम है, भारत में कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताकर जाना। SW का दिया जा रहा है स्टूडेंट, और बिल्कुल फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लास चलाई जा रही है स्टूडेंट, तो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और स्टूडेंट जो बाकी की क्लास GK GS और हिंदी की क्लास आप जाकर जरूर देख लें। हिंदी की क्लास जो है दोपहर को होती है स्टूडेंट, चैनल पर आ जाती है, जो इम्पोर्टेंट है UP टेट एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी सीरीज के नाम से स्टूडेंट। और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता देना 100 में से आपका स्कोर कितना आया है। थैंक यू।